मेरे प्यारे बच्चों, आज डिस्कस करेंगे बड़े कम समय में पूरे इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है उनके लिए बहुत अच्छा है, कम समय में ये पूरा रिवीजन हो जाएगा। और जितने थोड़ा मोड़ा अगर कॉन्सेप्ट याद है तो एक बार देखो, आपको समराइज करेंगे तो आपको सारी चीज़ें एक एक करके याद हो जाएंगी। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं चार्ज की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहले हमको स्टार्ट करना है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टार्ट करना था, देखना था। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? तो देखो, याद करो कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज बेसिकली क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज इज बेसिकली अ प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विथ मास, ठीक है। यानी ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो किसके साथ एसोसिएट होगी? इट विल एसोसिएट विद द मास ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। यानी चार्ज क्या है? एक प्रॉपर्टी है जो किसी बॉडी के साथ एसोसिएट होगी। बॉडी का मतलब वो मास के साथ एसोसिएट होगी, और उस बॉडी पे वो चार्ज आने से क्या होगा? वो बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकती है या उसको क्या कर सकती है? एक्सपीरियंस कर सकती है। ये हमारी क्या है? इट इज द डिफिनेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। सिंपल सी बात हो गई कि किसी, यानी इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि किसी बॉडी से, आगे हम डिस्कस और करेंगे कि किसी बॉडी में क्या कर दो, किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लो या उस बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे दो, तो हम तब भी कहते हैं कि बॉडी क्या हो गई? ये बॉडी हमारी चार्ज हो गई है, ठीक है। तो सिंपल ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि देयर इज द इफिशियंसी और डिफिशियंसी ऑफ चार्ज इज नोन एज चार्जिंग ऑफ दैट बॉडी, ठीक है। तो देखो फिर से कि हमने डिस्कस कर लिया कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टी की, बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो देखो, सिंपल सी पहली प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, इसके एक काम और कर सकते हो कि चार्ज की यूनिट क्या है? चार्ज की यूनिट क्या होती है? तो याद सबको पता है कि चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है, ठीक है। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम होती है। कैसे याद करते हैं? तो Q इज इक्वल टू I इंटू टी, ठीक है, या I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो यहां से याद करो कि हमारे पास जो चार्ज का यूनिट है वो क्या है? कूलाम है, ठीक है। तो बात फिर से करते हैं प्रॉपर्टी की। तो पहले प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी है कि चार्ज क्या है, इसका नेचर कैसा है? तो इसका नेचर कैसा है? एडिटिव है। चार्ज का नेचर कैसा होता है? एडिटिव होता है। यानी चार्ज क्या होता है? ये आपस में जुड़ जाते हैं। भाई किसके साथ जुड़ जाते हैं? तो आप सिंपल से देखो कि अगर कोई बॉडी है और उस पर डिफरेंट चार्ज दिए जाएं तो नेट चार्ज क्या होगा? सारे चार्ज का हम लोग क्या करेंगे? स्केलर सम कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लो कोई बॉडी है, किसी के पास, किसी ने उस बॉडी पे 2 कूलम का चार्ज दिया, किसी ने 6 कूलम का दिया, किसी ने -3 कूलम का दिया, तो आप क्या करोगे? सारे चार्ज को उसके साइन के साथ क्या करोगे? ऐड कर दोगे। तो ये हमारी प्रॉपर्टी क्या हो गई? दैट इज द, क्या कहते हो इसको? कह सकते हो कि इसका नेचर कैसा होता है? इसका नेचर एडिटिव होता है। चार्ज का नेचर कैसा होता है? इसका नेचर एडिटिव होता है। अच्छा, इसकी और भी प्रॉपर्टी है। जैसे चार्ज कैसा होता है? चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज को क्या कर सकते हो? चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर कर सकते हो। चार्ज को क्या कर सकते हो? चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे आप क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएट विथ मास। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएट विथ मास। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि चार्ज ऑलवेज कंजर्व होता है। चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर होगा, ठीक है। ये चार्ज कैसा होता है? ये कंजर्व होता है, ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है। चलो भाई, अब ये चार्ज कैसा होता है? चार्ज हमारा इनवेरिएंट होता है। चार्ज कैसा होता है? चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का मतलब क्या हो गया? जैसे याद करो, ठीक है, कि अगर हम पूछा गया कि रेस्ट मास और किसी बॉडी का, देखो जैसे कोई बॉडी है, उसका रेस्ट मास और उसका मोशन में मास क्या दोनों का सेम होता है? तो बिल्कुल नहीं। यानी मास कैसा होता है? मास हमारा वेरिएंट होता है, ठीक है। मास हमारा कैसा होता है? वेरिएंट होता है, बट चार्ज हमारा वेरिएंट नहीं होता। यानी चार्ज कैसा है? इनवेरिएंट है। यानी अगर चार्ज को स्पीड ऑफ लाइट से भी अगर हम मूव कराते हैं तभी भी चार्ज चेंज नहीं होगा। तो चार्ज कैसा होगा? चार्ज हमारा इनवेरिएंट हो गया, ठीक है। तो ये हमारी छोटी छोटी प्रॉपर्टी है जिसको हम चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमने लिख रखा है, क्या कि चार्ज कैसा होता है? चार्ज का नेचर कैसा होता है? चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। अब क्वांटाइज क्या होता है? जरा क्वांटाइज का मतलब समझ लो, ठीक है। तो चार्ज क्वांटाइज का मतलब क्या है? देखिए, जो क्वांटाइज की जो जनरल मीनिंग है, तो आप ये कह सकते हो कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स, ठीक है, टोटल चार्ज ऑफ बॉडी इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज। किसी बॉडी के पास जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा? ई के इंटीग्रल मल्टीपल में ही होगा।
Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहां n क्या है, n इज द इंटीजर एंड व्हाट इज E, E इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, दैट इज द एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है ना। अब बात आती है कि यहाँ क्वांटाइजेशन को थोड़ा और क्लियर कर लो। क्वांटाइजेशन का मतलब ये है, जैसे और समझना चाहते हैं हम लोग, कि अगर हम बात करते हैं, इस एग्जाम्पल ले लो, क्वांटाइज का मतलब ये होता है जैसे हमारे पास इंडियन करेंसी की बात करते हैं, तो इंडियन करेंसी हमारी कैसी है, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे 2 रुपये, 1 रुपये का नोट हो गया, 2 का नोट हो गया, 5 का नोट हो गया, 10 का, 20 का, ऐसे हमारे फिक्स, हमारे पास जो नोट करेंसी है वो कैसी है, फिक्स वैल्यूज की करेंसी होती है, हर वैल्यू की करेंसी नहीं होती। जैसे 11 रुपये का नोट नहीं होता है, 22 रुपये का नोट नहीं होता। इस तरह से हमारे पास क्या है, फिक्स वैल्यू की जो करेंसी है। ऐसे हमारे पास जो चार्ज होता है किसी बॉडी में, वो क्या होता है, ई के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इस पर न्यूमेरिकल भी आपको लगाने को मिलेगा। और यहाँ से ये है, यहाँ छोटे छोटे कई न्यूमेरिकल आपके बनेंगे। ठीक है, जैसे पूछ दिया कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, सो 1 कूलम हो गया, n निकालना है, ई की वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ से अब आप n निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया बेसिक क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें बात आती है कि बॉडी को चार्ज कैसे करते हैं, बॉडी को चार्ज करने के क्या क्या मेथड्स हैं। तो याद करो कि बॉडी को चार्ज करने के सबसे सिंपल मेथड क्या है, फ्रिक्शन। बॉडी को फ्रिक्शन करके क्या कर सकते हो, चार्ज कर सकते हो। और हमारे पास क्या मेथड है, चार्जिंग बाई कंडक्शन। किसी बॉडी को क्या कर दो, यानी एक बॉडी हमारे पास चार्ज है, दूसरी बार चार्ज नहीं है, ठीक है, उसको टच करा दो, कॉन्टेक्ट मिला दो, बॉडी कैसी हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। थर्ड मेथड क्या है, थर्ड मेथड है दैट इज द इंडक्शन। थर्ड मेथड क्या है, इंडक्शन, यानी एक बॉडी को जो चार्ज है, ठीक है, और दूसरी बॉडी जो चार्ज नहीं है, यानी इस बॉडी को इसके बिना कांटेक्ट मिलाए इसको चार्ज करना है, दैट इज कॉल्ड इंडक्शन। तो हमारे पास ये हो गया कि डिफरेंट तरीके से कैसे हम लोग डिफरेंट बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, और हमने चार्ज की प्रॉपर्टी को देख लिया। अब इसमें सबसे पहले हमें जो पढ़ना है वो है कूलॉम्स लॉ के बारे में डिस्कस करना है। तो कूलॉम्स लॉ क्या कहता है कि कोई भी दो चार्ज, ठीक है, कोई दो चार्ज का मतलब कैसे, वो चार्ज दैट शुड बी पॉइंट चार्ज, और वो कैसे होंगे, स्टैटिक होंगे। अगर दो चार्ज स्टैटिक है और पॉइंट चार्ज है तो इनके बीच में फोर्स लगता है, और फोर्स क्या होता है, वो फोर्स की वैल्यू होती है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, वो फोर्स कैसा होगा, एट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, चार्ज ये पता ही भाई, चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा, और अपोजिट चार्ज में कैसा होगा, दैट इज द अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ बात करते हैं कि ये फोर्स जो लगता है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा, ये फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो उसको कूलॉम्स ने बताया था, और बताया था कि इसकी वैल्यू कितनी है, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं कि ये जो वैल्यू आ रही है, ये हमारा जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। 9 × 10⁹ यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये क्या हो गया, इसका यूनिट हो गया। ठीक है, किसका, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। अब इसके बाद आती है कि अब अगर जब फोर्स की बात कर रहे थे, और इन फोर्स के बीच में क्या करो, अगर इस दोनों बॉडी के बीच में हम लोग क्या करते हैं, किसी डायलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दे तो क्या होगा। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में डायलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दे तो क्या होगा। अब हम बात करते हैं कि दो चार्ज हैं, दोनों चार्ज के बीच में हमने क्या कर दिया, डायलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो फोर्स के पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो ये हमने क्या किया, चार्ज सेम है, वही चार्ज जो यहाँ ले रखा था, डिस्टेंस सेम है, अब इनके बीच में डायलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया। इस डायलेक्ट्रिक मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, दैट इज द कैपिटल के। तो अब ये जो फोर्स होगा, नया फोर्स जो होगा, उसकी वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, जहाँ के क्या है, के इज कॉल्ड डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इस हिसाब से हमारे पास जो फोर्स का रेशियो हो जाएगा, कौन सा, मीडियम और एयर का, वो यानी अब मीडियम का जो फोर्स होगा वो पहले के फोर्स का क्या होगा, के टाइम्स कम हो जाएगा। यानी सीधा सीधा हमारे आंसर आ गया कि अगर हम किसी डायलेक्ट्रिक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दें, ठीक है, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है, तो लगने वाला फोर्स क्या होगा उस मीडियम में, एयर वाले फोर्स यानी पहले वाले फोर्स से क्या हो गया, के टाइम्स हमारा कम हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा इसमें न्यूमेरिकल अच्छे न्यूमेरिकल बनते हैं। जहाँ के क्या है, याद करो फिर से, क्या करो, के हमारा क्या है, डायलेक्ट्रिक मीडियम है, नहीं डायलेक्ट्रिक मीडियम का ये कांस्टेंट है, इस उतना जितना डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू उतनी, फोर्स की वैल्यू 3 टाइम्स कम हो जाएगी। जैसे वाटर है, तो वाटर का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग 80 के आसपास ले लेते हैं, यानी फोर्स क्या होगा, 80 टाइम्स हमारा कम हो जाएगा। ठीक है,
अब बात करते हैं कि ये हमारे पास सुपरपोजिशन थ्योरम की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें क्या है, एक चार्ज का क्यू है, इसके सराउंडिंग में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं। अब ये बात करता है कि इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, इस क्यू पर कितना नेट फोर्स लगेगा, यानी सारे चार्ज मिलकर के इस पर कितना फोर्स लगाएंगे। तो अब ये फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है। सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहता है कि आप क्या कर लो, आप सारे फोर्स जो आ रहे हैं, सारे फोर्स का क्या कर दो, वेक्टर सम कर दो, ठीक है। तो वेक्टर सम करके हमको क्या कर सकते हैं, ये नेट फोर्स को हम निकाल सकते हैं। तो इन फॉर्मूले पे बेसिक में आपको छोटे छोटे क्वेश्चन और बड़े अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। इन क्वेश्चन का यूज, यानी आपका जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज द स्पेस सराउंडिंग अ चार्ज इन विच अदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। किसी चार्ज के सराउंडिंग स्पेस जिसमें दूसरा चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, उस रीजन को ही क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी अब हमारे पास बात आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते कैसे हैं। तो ये हमारा सोर्स चार्ज हो गया, ठीक है, और इसके चलते किसी पॉइंट पर निकालना हो और इलेक्ट्रिक फील्ड जो r डिस्टेंस पर है, तो वहाँ पे करते क्या है, हम लोग एक टेस्ट चार्ज रखते हैं, ठीक है। इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाले फोर्स में क्या करते हैं, उसी टेस्ट चार्ज की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, तो उस पॉइंट पर हमें क्या मिल जाता है, वी विल गेट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मिल जाती है, ठीक है। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, क्यू नॉट को 1 ले लो, तो फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्या हो गया, F अपॉन क्यू नॉट। अब अगर आप देख रहे होगे तो हमने ले रखा कि लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा टेस्ट चार्ज है, इसकी वैल्यू कैसी है, ये वैल्यू इसकी बहुत ही स्मॉल है, ताकि इसका इफेक्ट इसके पर ना पड़े। फिर हमने इसको फॉर्मूला डिराइव किया था कि इसके चलते यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा क्या, तो ये फॉर्मूला हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी ये पॉजिटिव चार्ज के चलते फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी पॉजिटिव चार्ज के चलते फील्ड का डायरेक्शन बाहर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा, बाहर है, और नेगेटिव चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, इनसाइड होगा, ठीक है। बड़े बेसिक कॉन्सेप्ट है इस तरह से। अब हम बात करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास डिफरेंट तरह के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और क्या है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को लिखते हैं लैम्डा से, लैम्डा इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ। इस पूरे बॉडी को दिया गया चार्ज और इसके लेंथ से डिवाइड कर दोगे तो वी विल गेट लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर ये चार्ज किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो क्या करोगे, इस सरफेस पे दिए गए चार्ज और सरफेस के एरिया से डिवाइड कर दोगे, सो वी विल गेट सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। और ऐसे हमारे पास आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो उसके लिए क्या करते हैं, दैट इज रो इज कॉल्ड इक्वल टू चार्ज अपॉन दैट वॉल्यूम, क्यू अपॉन वी, दिस बिकम्स द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास प्रॉब्लम्स में क्या दिया रहेगा कि हमारे पास ये दो चार्ज हैं, ठीक है, ये दो चार्ज Q1 Q2 दो चार्ज है, दोनों चार्ज कैसे है, पॉजिटिव है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अगर इनकी दोनों की वैल्यू सेम है तो इसके बीच में इसके यहाँ पे कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ठीक है। तो वो पॉइंट हमारा कैसा होगा, ये बीचों बीच में होगा। ऐसे हमारे पास और भी चार्ज हो सकते हैं, चार्ज Q1 Q2 होंगे, अलग अलग चार्ज, ठीक है, किसी की वैल्यू बड़ी या किसी की कम। तो आपको क्या करना होगा, इनके बीच में निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस r है, इस डिस्टेंस को a मान करके रिमेनिंग डिस्टेंस r माइनस a को सॉल्व करके यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी इस तरह से सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आएगा। देखो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, हमें बताना है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है। तो उसके लिए क्या किया गया, ये पॉजिटिव चार्ज के चलते फील्ड हमारा ये E1 कहाँ है, बाहर है, इसके चलते E2 फील्ड कैसा है, इनसाइड है। तो यहाँ पे क्या देखा गया कि अगर ये चार्ज की वैल्यू सेम है तो E1 E2 की वैल्यू भी कैसी होगी, सेम होगी, और इनके बीच का एंगल कितना है, 120 डिग्री। तो आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके, ठीक है, इसका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ऐसे हमारे पास यहाँ भी देख लो दो चार्ज हैं Q1 Q2, दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, दोनों चार्ज सेम ले लो, Q सेम ले लो, दोनों चार्ज पॉजिटिव है। तो इसका चार्ज का फील्ड यहाँ पे कैसा होगा, बाहर की तरफ, इसका फील्ड होगा बाहर तरफ। यहाँ पे नेट फील्ड निकालने के लिए इनके बीच का देखो एंगल क्या है, 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलैटरल अगर दिया गया है तो 60 डिग्री। आप इसको इस दोनों वैल्यूज को और इस एंगल के साथ इस फॉर्मूले रख के इसको निकाल सकते हैं। तो ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉब्लम्स को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आता है कि इसमें एक टॉपिक और भी है कि हमारे पास एक चार्ज, एक रिंग है, और रिंग पे क्या है, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बतानी कहाँ पे, पॉइंट P पर, जो रिंग के सेंटर से x डिस्टेंस की दूरी पर है, ठीक है। तो देखो हमारे पास रिंग का रेडियस r है, ठीक, इसमें लोग करते क्या है, वही लैम्डा को लेकर के,
ठीक है, यहाँ सॉल्व करते की कोशिश करते हैं, छोटे छोटे सेगमेंट ले लेते हैं और इस तरह से हमारे पास पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू एक्स डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का √3/2। ये हमारा फार्मूला हो गया। और ग्राफ से आप देख सकते हैं, ग्राफ से आप इसका वेरिएशन देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन कैसे हो रहा है, कैसे कैसे आर बदलने पे हमारे पास, यानी सेंटर पे, सेंटर रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी है, 0 है। देखो यहाँ इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसी है, 0 है। और दोनों तरफ रिंग के दोनों तरफ जाने पे r/√2 डिस्टेंस में जाने पे क्या है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल में क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्ज इक्वल और अपोजिट, देखो दो चार्ज इक्वल अपोजिट स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट होते हैं, तो इस सिस्टम कहलाता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, when two equal and opposite charges are separated from small distance, this setup is called electric dipole। इसमें फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता क्या है कि किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और इसके बीच के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो, सो वी विल गेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इस डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका डायरेक्शन कहाँ है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है। ठीक है, अब इसमें हम बात करते हैं फिर से क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इट्स एक्सियल पॉइंट, इस डाइपोल के चलते एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, अगर ये सेंटर से r डिस्टेंस पे है तो देख लो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। ठीक है, जहाँ p क्या है, इसका डाइपोल मोमेंट है। ऐसे हमारे पास डाइपोल के कहाँ है, डाइपोल के एक्सियल था, ये हमारा पॉइंट हो गया इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू, अच्छा एक चीज़ और है, देख लो यहाँ पे हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा है वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। यानी यहाँ जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, तो यहाँ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर है और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा है, सेम है। इस तरह से वेक्टर फॉर्म में लिखने पे आप यहाँ प्लस ही लिखोगे। लेकिन यहाँ पे डाइपोल के चलते इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या देखा कि जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर आएगा, डाइपोल मोमेंट हमारा इस डायरेक्शन में, इसलिए दोनों अपोजिट होंगे, तो हमारा फॉर्मूला इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, किसका, डाइपोल के। अब इसके बाद आता है एट एनी पॉइंट। एट एनी पॉइंट यानी पॉइंट P है जो यहाँ से r डिस्टेंस की दूरी पर है, ये एंगल थीटा है, तो इसका जनरल फॉर्मूला हमारे पास आया इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r³ और √1 + 3 cos स्क्वायर थीटा। अब इसमें हम लोग थीटा की अलग अलग पोजीशन रख करके थीटा को 0 कर लोगे। ठीक है, तो ये हमारा एक्सियल आ जाएगा और थीटा को अगर हम 90 कर लेंगे तो हमारा ये इक्वेटोरियल आएगा, जो ये वापस हमारा ये रिपीट हो जाएगा। ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल सकते हैं ड्यू टू डाइपोल एट एनी पॉइंट। फिर हम बात करते हैं कि अगर किसी डाइपोल को कहाँ रखा गया, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो क्या करेंगे, ये डाइपोल क्या होगा, एक टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि एक फोर्स आपका इधर लगेगा, दूसरा फोर्स हमारा इधर लगेगा। ठीक है, और जब दो इक्वल फोर्स, इक्वल अपोजिट फोर्स जिनके लाइन ऑफ एक्शन कैसे हो, डिफरेंट हो, इस तरह से काम करेंगे तो यहाँ टॉर्क बनेगा और टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, टाउ इज इक्वल टू p sin थीटा या वेक्टर टाउ इज इक्वल टू वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e। इस तरह से हमारे पास इसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि वेक्टर टाउ का डायरेक्शन हमारा किधर है। इसके बाद हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड्स की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड्स क्या होती है, दीज आर बेसिकली इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ठीक है, और इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज पे कैसे बाहर की तरफ निकलती है और ये नेगेटिव चार्ज पे क्या होती है, नेगेटिव चार्ज पे ये अंदर की तरफ आती है। डिफरेंट तरह की इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड्स हैं। ये क्या है, दैट इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड्स। ये भी हमारा यूनिफॉर्म है, बट इसमें क्या है, इसमें हर जगह इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, बदलता जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी पॉइंट इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड की मदद से किसी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। यानी उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक का डायरेक्शन देखो यहाँ पे है, यहाँ पे इसका टेंजेंट ड्रॉ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए डिस्टेंस कैसी वेरी करते जा रही है, यहाँ पे डिस्टेंस का वेरिएशन हो रहा है, तो ये हमारा फील्ड कैसा है, दैट इज द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे हमने क्या किया, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लिया, तो इसके इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड को ड्रॉ करना है। तो ये चार्ज, ये लाइंस पॉजिटिव से निकल कर नेगेटिव पे खत्म हो जाती हैं। ठीक है, ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती हैं। देखो ये पॉजिटिव चल करके नेगेटिव पे खत्म हो गई, क्लोज लूप फॉर्म नहीं कर रही हैं। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव
ठीक है। ऐसे नेगेटिव नेगेटिव दो चार्ज के हम इलेक्ट्रिक लाइन फिट्स को बना सकते हैं। और इसकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये नेवर क्रॉस टू ईच अदर, एक दूसरे को कभी ये क्रॉस नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि अगर क्रॉस करेंगे तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये हमारा शॉर्ट समरी हो गया जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे।